मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज उदयपुर और राजसमंद जाएंगे और आज और कल उदयपुर राजसमंद दौरे पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा रहने वाले हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का यहां पर शुभारंभ करेंगे। झाड़ोल के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शिरकत करेंगे। राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का उदयपुर राजसमंद दौरा है। आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जयपुर से रवाना होंगे और आज और कल उदयपुर और राजसमंद में रहने का उनका कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा यहां पर संवाद करेंगे। झाड़ोल के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा पहुंचेंगे। इसी के साथ राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राजसमंद की जनता को सौगात देंगे। आज और कल उदयपुर और राजसमंद के दौरे पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। इसके साथ झाड़ोल के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल का आयोजन होगा, जहां शिरकत करेंगे। और अब खबर जयपुर से है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जयपुर आवास पर सिविल लाइंस आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। मंत्री कुमावत से सुनील यादव मंत्री जोराराम कुमावत से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बातचीत करते हैं कि राजस्थान में विभागीय योजनाओं को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सर, जो पशुपालन सेक्टर है, जो डेयरी है और देवस्थान, ये सभी विभाग महत्वपूर्ण विभाग आपके पास और सबका जो नाता सीधे सीधे आम जनता से। अगर पशुपालन विभाग की और डेयरी की बात करें तो अभी की करीब करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो किस स्थिति में पशुपालन विभाग है, कितने सुधार हैं वो सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में आपने किए हैं और क्या क्या आगे गुंजाइश है? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण अंचल में रहने वाला जो किसान है वो मजबूत हो, हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार मिले और गरीब कल्याण की जो योजना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लागू हो, जिससे गरीबों का और उन ताकतवर बना सके। इसी दिशा में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पशुपालकों को और किसानों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए अनेकों योजनाएं पशुपालन विभाग से भी बनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पशुओं का पहले बीमा नहीं होता था, ये बीमा योजना लाने के बाद में अब बीमा होना शुरू हो गया और बड़े पशु का 40,000 और छोटे पशु भेड़ बकरी का 4-4 हजार रुपया क्लेम मिलता है, जिससे पशुपालकों को उसका संबल मिल रहा है। इसी तरह से नस्ल सुधार के काम, सेक्स ऑर्डर सीमन योजना हम लेकर आए, जिससे उससे 90% सीमन का डोज लगाने से 90% बछड़ियाँ पैदा होती है और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहती है। और बछड़ियाँ ज़्यादा पैदा होगी इस योजना में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो गाय बनेगी और गाय बनेगी तो दूध का उत्पादन हमारे राजस्थान में ज़्यादा होगा और बछड़े कम पैदा होंगे तो निश्चित रूप से ये जो रोड पे घूमने वाले बेसहारा नंदी है, इनकी संख्या भी धीरे धीरे आने वाले समय में कम होगी। इसी तरह से जैसे पशुओं के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 950 से ज्यादा तो नई संस्थाएं खोलने का काम किया है, 400 से ज्यादा संस्थाएं क्रमोन्नत करने का काम किया है। दवाइयाँ हमारी सभी तरह की निःशुल्क है, हर हॉस्पिटल में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पशुओं में जो
हर मौसम में अलग अलग तरह के रोग आते हैं, उनको रोगों को खत्म करने के लिए, रोग नहीं आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशुओं में भी बढ़े, तो हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार हर मौसम में चलता रहता है। कभी लंपी का वैक्सीनेशन होता है, कभी मुंह पका खुरपका रोग का एफएमडी का वैक्सीनेशन होता है, कभी करा रोग का होता है। इस तरह से वैक्सीनेशन भी हमारा लगातार चलता रहता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ना, अभी जैसे हमने एक योजना शुरू की है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, पशुपालकों के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने की योजना है। 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान में शुरू की है। उसमें डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर कम ड्राइवर है और सभी तरह की दवाइयां है पशुओं के इलाज की। ऑन कॉल 1962 नंबर पर पशुपालक गांव में बैठा है, ढाणी में बैठा है, अपने घर पे बैठा है, महिलाएं भी बैठी है, तो वो सीधे यदि 1962 नंबर पर फोन करेगी तो हमारी गाड़ी घंटे 2 घंटे में उस पशुपालक के, किसान के घर जाएगी और घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम करेगी। ये महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हमने शुरू की है। इसी तरह से जैसे पशुपालकों, ऊंट पालकों के लिए हमने ऊंट विकास कोष बनाया है और ऊँटनी के जो बछड़े पैदा होते थे तो उसमें पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊँटनी के जो बच्चे हैं उनको और भी ताकतवर बने, उनको पौष्टिक आहार मिले, तो 10 की जगह 20,000 रुपये करने की घोषणा की और वो देना भी हमने शुरू कर दिया, जिससे उसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। सर मैं रोकना चाहूंगा, जो आप मोबाइल वेटनरी यूनिट की आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय पहल और वाकई में जरूरत है। ग्रामीण अंचल के जो पशुपालक उनको भी जरूरत है, लेकिन अभी देखा है कि उसमें कई अनियमितता पाई गई। हालांकि प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से वो शिकायत है, उस पर एक्शन भी लिया गया। तो इस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है और विभाग किस तरह से ऐसे लापरवाह लोगों को संदेश देना चाहता है, कड़ा संदेश जो है? निश्चित रूप से ये जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है बहुत ही अभूतपूर्व योजना है। उसका लाभ सीधा पशुपालकों को घर जाकर के मिल रहा है। कई कार्मिक यदि इसमें लापरवाही करते हैं तो हम उसकी समय समय पर जांच भी कराते हैं, हमारा मॉनिटरिंग भी होती है। हमारी कॉल सेंटर पे अतिरिक्त मॉनिटरिंग के हमने विभाग की तरफ से आदमी लगा रखे हैं जो पूरे दिन उनकी मॉनिटरिंग करता है। कॉल समय पे आए, समय पर उनका निस्तारण हो, तो इस दिशा में जैसे करते हैं। कभी कभी जैसे कोई लापरवाही होती है तो उसका पेमेंट भी है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट के जो इनका संवेदक है उनका काटते हैं और 40 लाख के आसपास उनका पेमेंट हमने काटा है। 40, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध हम कार्रवाई भी करेंगे, जिससे पशुपालकों को उसका सही लाभ मिले। सर देखिए, जो डेयरी सेक्टर है, बड़ा सेक्टर राजस्थान उन राज्यों में आता है जो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाले राज्यों में गिने जाते हैं। गुजरात जो अपना पड़ोसी राज्य है, अमूल वहां पर काफी सख्त है और काफी मजबूत स्थिति में, पूरे देश में उसकी ब्रांच है। राजस्थान में जो डेयरी सेक्टर है उसको किस तरह से मजबूत करने का जो रोडमैप बनाया हुआ है, प्लान है? क्योंकि जो दुग्ध उत्पादन और जो संकलन है उसकी क्षमता भी बढ़ाने की बात बजट में कही गई थी। क्या वाकई में विभाग और सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि अमूल को टक्कर दे पाएगी राजस्थान का डेयरी उद्योग? हमारा किसान और पशुपालक हमेशा क्या है, किसानी का काम भी करता है और पशुओं को पाल पोस करके उनको भी पालने का काम करता है। ग्रामीण अंचल में पशुपालकों और किसानों से ही हमारी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है और किसानों और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य रहा है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों को मजबूत करने के लिए डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने का हमेशा प्रयास किया है। 2-3 बजट हुए, 2-3 बजट में जहाँ भी डेयरी सेक्टर को मजबूत करना था वो बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष भी बनाया और उसका जैसे अभी टेंडर होने वाले हैं और टेंडर होने के बाद में वो सीधा काम शुरू होगा। तो हमारे जो चॉइस डेयरी संघ है, चॉइस डेयरी संघ में निश्चित रूप से हमारा जो कई पुराने प्लांट है उनका रिनोवेशन होगा। कई जगह मशीनें नहीं है, पुरानी है वो नई लगेगी। कैटल फीड के प्लांट पुराने हैं वो कई जगह नए लगेंगे, कई जगह नई घोषणाएं भी, नई डेयरियां भी, प्लांट भी नहीं खुलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा रिनोवेशन का काम भी होगा, नए प्लांट भी खुलेंगे। तो आने वाले समय में राजस्थान डेयरी सेक्टर में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अभी रोजगार के अवसर देने वाला हमारा डेयरी सेक्टर है,
जहां से किसान के खेत से, किसान के घर से दूध संकलन का काम होता है। हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान भाई बंधु सारे लोग हैं ना, दूध को हाँ। संकलन करते हैं और हमारी जी। डेयरी समितियों को जी, ला करके सुनील। देने का काम करते हैं। डेयरी समितियां तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी के बाद वांगड़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के 309 भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस घटनाक्रम को जनजातीय क्षेत्र में कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ये पंचायती राज चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के अंदर में वागड़ की सियासत के अंदर में एक बार फिर से महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद के अंदर में वागड़ की सियासत के अंदर में एक नया भूचाल आ गया है। दरअसल ये भूचाल राजस्थान के बांसवाड़ा से लगाकर दिल्ली तक अब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आज से कुछ साल पहले हुए जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उन्हें घुटन हो रही है और एक बार फिर से वह कांग्रेस के पाले के अंदर में आ गए। लेकिन एक दिन पूर्व वह जयपुर के अंदर में अशोक गहलोत के घर पर जाकर करीब 309 भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के अंदर में उनकी कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद के अंदर में जनजातीय क्षेत्र के अंदर में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण के अंदर में अब लगातार नई चर्चा हो रही है। देखने वाली बात अब यही होगी कि भारत आदिवासी पार्टी का दावा है कि आगामी पंचायती राज चुनाव के अंदर में वह जिला प्रमुख अपने जो पार्टी है उसका बनाएंगे। तो इधर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी है और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी मजबूती बनाती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात यही है कि एक तरफ चर्चा थी कि जो वर्तमान के अंदर में विधायक अर्जुन सिंह बामनिया उनके सुपुत्र हैं, वह भी जिला प्रमुख के दौड़ के अंदर में थे, लेकिन एकदम से महेंद्रजीत सिंह मालविया की एंट्री के बाद के अंदर में अब कांग्रेस के अंदर में जिला प्रमुख का दावेदार कौन होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस में वापस आने के बाद के अंदर में कांग्रेस जनजातीय क्षेत्र के अंदर में एक बार फिर से मजबूती पकड़ रही है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ बांसवाड़ा से सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में 6 माह की गर्भवती महिला पर हुए चाकू हमले का मामला अब दोहरे हत्याकांड में तब्दील हो गया है। गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद शुक्रवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया है। घटना के विरोध में परिजन और ग्रामीण धोद थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और कुछ समय के लिए सीकर धोद मार्ग को जाम कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और अन्य मांग यहां पर उठाई है। पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके रिमांड पर उससे पूछताछ जारी है। क्षेत्र में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीकर जिले के धोद थाना अंतर्गत दोहरा हत्याकांड का एक मामला सामने आया है। धोद थाना अंतर्गत सरवड़ी गांव में एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला 27 जुलाई का है। 27 जुलाई के दौरान आरोपी ने महिला प्रियंका जो 6 माह से गर्भवती थी घर जाता है और चाकू से उनका गला रेत देता है। उसके बाद से जब चारों तरफ से खून पसर जाता है तो प्रियंका के पिता को जब इस बात की भनक लगती है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एसके हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन लोगों में आरोपी को लेकर गहरी नाराजगी प्रकट होती है। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। आरोपी पकड़ा तो गया, लेकिन उसी समय एक रिपोर्ट आती है कि गर्भवती प्रियंका के गर्भ में पल रहा बच्चे का मौत हो जाती है। उसके बाद में लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इलाज के दौरान आज प्रियंका जिंदगी की जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लोग है धोद थाना अंतर्गत आते हैं और वहां पर विरोध शुरू कर देते हैं। लोगों का मानना है कि जो आरोपी है दरअसल रंजिश के तहत है वो ये हत्या करता है। लोग आरोपी पर घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं और फांसी की सजा की मांग करते हैं। दरअसल पूरा मामला आपसी रंजिश को लेकर है। बताया जाता है कि आरोपी का भाई महाराष्ट्र में काम करता था और वहीं प्रियंका के पति भी काम करते थे। दोनों के बीच में किसी बात को कहासुनी हुई और इस बात जब आरोपी को पता चली तो वो प्रियंका से नफरत करने लग गया। उसके बाद नफरत में जलता हुआ वो प्रियंका जो गर्भवती थी उनके घर जाता है और चाकू से उनका गला रेत देता है।
आरोपी को बिल्कुल भी कानून का डर नहीं है। ये सभ्य समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। सीकर में इस दोहरे हत्याकांड को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच के आधार पर जल्द ही कानून से सजा देगा, लेकिन समाज में जो घटना सामने आई है उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। सीकर से रिपोर्टर NR मनोहर। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी शराब दुकानों पर नियमों की पालना पर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्रशासन खामोश है। मुख्य बस स्टैंड मानपुरा, आकरा भट्टा और गांधीनगर अंबाजी सियाबा क्षेत्र से सामने आए दृश्य सच बेधड़क की पड़ताल में एक बार फिर हकीकत सामने आई है। सुबह आधा शटर खोलकर शराब बिक्री के दृश्य कैमरे में कैद हो गए हैं और रात 8 बजे के बाद भी सरकारी शराब की दुकानों से बिक्री जारी है। आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। नियमों की पालना को लेकर जिम्मेदारों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां एक बार फिर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। समय से पहले और समय के बाद में भी खुलेआम धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। रात को 8 बजे बाद भी सरकारी शराब की दुकानों पर बिक्री की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मगन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। मगन, आबू रोड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तय समय सीमा से पहले और बाद में खुलेआम सरकारी शराब ठेकों पर शराब की बिक्री की जा रही है। प्रशासन मौन क्यों बैठा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साक्षी, आप बिल्कुल यहाँ जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार हम यहाँ पर जो सरकार की जो गाइडलाइन की नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है, वो कहीं ना कहीं तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। हम लगातार यहाँ सच बेधड़क आपको यहाँ पर जो दृश्य है अलग अलग स्थानों से लगातार दिखाने के बावजूद भी प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन की जो तमाम वो अधिकारी है इस मामले में गंभीर नहीं है और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अनुरूप जो यहाँ पर नियम विरुद्ध अवैध रूप से जो सरकारी जो शराब की दुकानें हैं वो सब सुबह ही खुलने का जो सिलसिला है बरकरार है और रात्रि में भी साक्षी यही हालात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम है, नियमों को यहाँ पर खुलेआम ताक पर रखा जा रहा है और यहाँ पर प्रभावी मॉनिटरिंग की साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है यहाँ प्रशासन की मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े सवाल होते हुए नजर आ रहा है। जी साक्षी। जी मगन, ऐसा तो पहली बार है नहीं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में पहली बार, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है, कई बार ऐसी तस्वीरें देखी गई है, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगन जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल क्या है कि लगातार हम अलग अलग क्षेत्र से, चाहे शहर क्षेत्र की बात की जाए या अलग इलाकों की बात की जाए, तमाम इलाकों में हालत बेहद ही चिंताजनक विषय है। क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो हथकर शराब से लेकर यहाँ पर जो शराब की दुकानों पर भी यह जो अवैध रूप से जो नियम विरुद्ध शराब की संचालन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूर्व में भी यहाँ पर SP जनसुनवाई में भी लोगों ने यहाँ पर असामयिक तत्वों को लेकर या 8 बजे बाद अवैध बिक्री को लेकर यहाँ पर जो चिंता जाहिर की थी। साथ में पूर्व विधायक जक्षी राय पोली ने भी मुद्दा उठाया था कि असामयिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर ये शराब का जो संचालन नियम विरुद्ध हो रहा है उससे भी यहाँ पर आतंक बढ़ा है। रात्रि में पत्थरबाजी की घटनाएं होना और आम होती हुई चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से साक्षी बिल्कुल भी यहाँ पर बेअसर प्रशासन साबित हो रहा है। प्रशासन यहाँ कुछ भी मॉनिटरिंग करने में बेकरार नजर आ रहा है। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मगन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिरोही के आबू रोड में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समय से पहले और बाद में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है और प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई कदम यहाँ पर नहीं उठा रहा।